Good afternoon to all of you. Myself Dr. Parul Tyagi, Assistant Professor, IMT College of Law, and today my topic name is Varna System in Ancient India. वर्ण सिस्टम वर्ण सिस्टम क्या है, इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, स्पेशली फॉर एंशियंट टाइम में। जैसे अभी प्रीवियस मॉडर्न टाइम में अगर इसको देखते हैं तो उसको कास्ट के साथ जोड़ दिया गया है। बट क्या एंशियंट टाइम, जब हम प्राचीन समय की बात करते हैं, तो क्या ये सीरियसली एक कास्ट के साथ ही जुड़ा हुआ था या इसका ये सिस्टम अलग था? चलिए, फर्स्ट है इसका इंट्रोडक्शन। द वर्ण सिस्टम इज समटाइम्स रेफर्ड एज अ जाति कास्ट सिस्टम। द टर्म्स वर्ण कैरी टू ए यूनिक मीनिंग कलर। यस, ज्यादातर वर्ण का मतलब कलर होता है, आपका स्किन टोन कैसा है। लेकिन क्या एंशियंट टाइम में आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही आपका वर्ण डिसाइड होता था? यस, एक रीजन ये भी था, स्किन टोन भी था, आपका प्रोफेशन भी था, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी थी, जिसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता था। वर्ण में धर्म के अनुसार इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सीरीज के वर्ण 4 थे। सबसे पहला था ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो वर्ण सिस्टम जो था वो पूरी सोसाइटी को बिलोंग करता था, यानी जो हमारी पर्टिकुलर हमारी सोसाइटी है उसको डिफाइन करता था। और उस सोसाइटी को कैसे, किसको क्या ऑक्यूपेशन है, किसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या पोजीशन है, ये डिसाइड करता था एंशियंट टाइम में। तो हम एंशियंट टाइम ही यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो वर्ना को हम उसी के अकॉर्डिंग मानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ना मीन्स कलर। कलर यानी कि आपके स्किन टोन, आपका प्रोफेशन, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपका वर्ण डिसाइड होता था। मीनिंग ऑफ वर्ना। ओके, वर्ना मीन्स टू क्लासिफाई, टू कवर एंड टू कवर अप, यानी किसी को ढकना। इसका वर्ण को एक इस शब्द से भी हम डिफाइन करते हैं। द सेकेंड वर्ड, द संस्कृत वर्ड वर्ण इज डिनोट टू कलर, यानी आपका स्किन टोन। तो वैदिक लिटरेचर में जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमारे स्किन कलर और हमारे ऑक्यूपेशन को लेकर ही हमारा ऑक्यूपेशन जो हमारा होता था, जो हमारा स्किन टोन होता था, उसको लेकर ही हमारा वर्ण डिसाइड होता था। मनुस्मृति और यजुर्वेदिक राइटिंग में हमें इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ वर्ना की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये भी आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्ना के लिए हमने कलर यानी कलर टोन को बताया है एंड कवर अप बताया है, ढकना बताया है। तो इसमें हम ये चीज भी बताएंगे कि जब हम मनुस्मृति पढ़ते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले वर्ण का जिक्र मिलता है, जिसे मनु ने बनाया था। जैसे ऐसे कहा जाता है कि मनुस्मृति में मनु के अकॉर्डिंग समाज को, एक सोसाइटी को बहुत अच्छे से हैंडल करने के लिए, एक बहुत अच्छे से कवर अप करने के लिए, उसे कवर करने के लिए हमें वर्ण की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज द वर्ण सिस्टम? ये सिस्टम है क्या? देखिए, क्या होता है जब हमारी कोई सोसाइटी होती है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि आप इस वर्ण से हैं, आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं, आप इसमें बिलोंग करते हैं। बट ये कैसे डिसाइड होता है, क्या होता क्या है वर्ण सिस्टम? जो बेस्ड होता है ना, स्पेशली ये होता है सोशल एंड इकोनॉमिकली एबिलिटीज जो हमारे अंदर होती है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा वर्ण जो है वो डिसाइड होता है। अगर हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल जाननी है, तो हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद से हमें इसकी पूरी नॉलेज मिल जाती है। उसमें पूरे अच्छे से डिफाइन किया गया है वरना को। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इवन शूद्र जाति के जो लोग होते हैं, उनको भी बहुत अच्छे से डिफाइन इसमें किया गया है कि इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कौन सा आता है। देखिए, जो समाज होता है, जो हमारी सोसाइटी होती है, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करने के लिए, हर चीज को बहुत अच्छे से चलाने के लिए, हर किसी को ये पता होना चाहिए कि वो किस जाति से, किस समाज से बिलोंग करता है, या वो कहाँ उसको क्या काम करना है, ताकि कोई किसी को काम में इंटरफेयर ना कर सके। इसलिए ये सारी चीजें चलती हैं। और इसी तरह से इनका जो एक कैटेगरी है वो डिसाइड होती है कि आप ब्राह्मण हैं, आप पढ़ाई का काम करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे, अनुष्ठान का काम करेंगे, यज्ञ कराएंगे। क्षत्रिय है, आप सेवा के लिए बने हैं, आप रक्षा के लिए बने हैं, तो आप राजा, सेना, आप इससे रिलेटेड होंगे। वैश्य हैं, आप मर्चेंट हैं, आप व्यापारी, आप बिजनेसमैन हैं, आप वो काम करेंगे। एंड शूद्र जाति, यदि आपके अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है इन तीनों में से, तो आप उपयुक्त जो 3 वर्ग है उनकी सेवा करेंगे। तो इस तरह से जो वर्ण सिस्टम है पूरी तरह से हमारी सोसाइटी को मेंटेन करके चलता था, और इसी तरह से ये हमारी सोसाइटी इसमें बनी हुई थी। एवोल्यूशन ऑफ द वर्ण सिस्टम। अब जानना है कि वर्ण सिस्टम एंशियंट टाइम पे, हमने बात की है कि एंशियंट टाइम पे वर्ण सिस्टम स्टार्ट हो गया था, तो उसका क्या रूप था, कैसे था, इसको पूरी तरीके से पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, हमें सबसे पहले मनु में पता चला कि वर्ण सिस्टम है।
मनु ने क्या किया था कि अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को बहुत अच्छे से मेंटेन करने के लिए वर्ण बनाया। उसने बाय बर्थ नहीं, बाय वर्क, यानी आपकी कैपेबिलिटी जितनी है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ण डिसाइड किया था। यदि आप पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज बुद्धि है, आप लोगों को पढ़ाना बहुत अच्छे से जानते हैं, आप यज्ञ के सारे मंत्रों का ज्ञान आपको है, तो आप ब्राह्मण है। यानी अगर आपके अंदर वो क्षमता है कि आप किसी को पढ़ा सकते हैं एज ए टीचर, एज ए गाइड, एज ए गुरु, तो आप ब्राह्मण हैं। आप शक्तिशाली हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप किसी की भी रक्षा कर सकते हैं, किसी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो आप क्षत्रिय हैं। यदि आप व्यापार करने में निपुण हैं, आप पशुपालन, एग्रीकल्चर, इतनी सारी चीजें हैं जिसमें आप बहुत अच्छे से अपने आप को रंग चुके हैं, मेंटेन कर चुके हैं, तो आप वैश्य हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप शूद्र जाति के थे। तो बहुत अच्छे से मनुस्मृति में डिफाइन है वर्ण व्यवस्था। इसी तरह से हम अपनी वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था को देखते हैं। वैदिक काल क्योंकि मनुस्मृति के टाइम का ही है, तो ये 15 BC में बताया जाता है कि इंडिया में वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ। 1000 से 600 तक फिर वो एक अलग पीरियड चला, पोस्ट वैदिक पीरियड। 1500 में सेंट्रल एशिया से आर्य इंडिया, वो गौण वर्ण के थे, यानी कि जो उनका स्किन टोन था वो व्हाइट था। लेकिन जो यहाँ के पर्टिकुलर, जो यहाँ के लोग थे, उनका जो टोन था वो ब्लैक था। तो कहीं ना कहीं बताते हैं कि आर्यों ने जो वर्ण डिसाइड किया था स्टार्टिंग में, वो स्किन टोन के अकॉर्डिंग किया था। वो अपने आप को ऊपर मानते थे। तो कुल मिलाकर जो स्टार्टिंग का जो वर्ण का डिवाइडेशन था वो 2 पार्ट्स में था, यानी इन्होंने अपने आप को ऊपर रखा क्योंकि हमारा स्किन टोन व्हाइट है और आपका ब्लैक है, तो वो डिवाइडेशन हुआ। लेकिन बाद में धीरे धीरे आर्यों का आपस में भी डिवाइडेशन हुआ, यानी जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, जो बहुत इंटेलिजेंट थे, जो ज्ञान दे सकते थे एज ए गुरु, एज ए टीचर, वो ब्राह्मण वर्ग में आ गए। जो स्ट्रॉन्ग थे, जिनके अंदर एक राजा बनने की काबिलियत थी, जो अपनी प्रजा की रक्षा कर सकते थे, वो क्षत्रिय वंश में चले गए। और जो बिजनेस क्लास में रहना चाहते थे, एग्रीकल्चर, बिजनेस, छोटे छोटे से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती है, छोटे छोटे लघु उद्योग जो वो करते थे, वो वैश्य बन गए। एंड लास्ट, जो कि पहले भी था, वो दास बन गए। इसके अलावा ये सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में ये आप अपना कोई भी वर्ण चेंज कर सकते थे अपनी कैपेबिलिटी में। यदि आपको थोड़ा सी भी मेहनत करके आप ज्ञानी बन गए तो आप ब्राह्मण में आ सकते थे। अपने आप को स्ट्रांग बना लिया तो आप क्षत्रिय बन सकते थे। आपने व्यापार करना सीख लिया तो आप वैश्य बन सकते थे। तो कुल मिलाकर आप चाहते तो अपने आप को इस समाज में ऊपर ला सकते थे स्टार्टिंग में, जब हम बात करते हैं प्री वैदिक काल की, यानी कि आप अपने बागवत आप कुछ भी अपना वर्ण चुन सकते थे। लेकिन लास्ट यानी पोस्ट वैदिक काल तक आते आते सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। बिल्कुल सिचुएशन बदल गई। सिचुएशन ये आ गई कि अब आपका बाय बर्थ, यानी अगर राजा के घर बेटे का जन्म हुआ है तो वो राजा ही कहलाएगा, वो क्षत्रिय वंश रहेगा। ब्राह्मण के घर यदि किसी बेटे का जन्म हुआ है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए, वैश्य के यहाँ जन्मा व्यक्ति वैश्य और शूद्र के यहाँ जन्मा शूद्र। यानी यदि ऐसा भी है कि शूद्र जाति के घर कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति पैदा हुआ है, लेकिन वो शूद्र ही कहलाएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आप महाभारत में देखें, एकलव्य जो शूद्र जाति से था, लेकिन वो धनुष बाण में निपुण था, और द्रोणाचार्य ने केवल उसको इसलिए शिक्षा नहीं दी थी क्योंकि जो शूद्र जाति से थे, उनको किसी भी प्रकार की ऐसे अस्त्र की शिक्षा देना अनिवार्य नहीं था। और इसीलिए उन्होंने उसका एक अंगूठा भी गुरु दक्षिणा में मांग लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा कि वो उनको गुरु बन गए, भले ही अनजाने बने, लेकिन वो गुरु बन गए और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने धर्म से अलग हट गए। तो कुल मिलाकर ये जो वर्ण व्यवस्था थी, स्टार्टिंग में इतनी टफ नहीं थी। आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही अपना धर्म डिसाइड, अपना वर्ड डिसाइड करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे आते आते इसमें काफी सारे चेंजेस आ गए। यही रीजन है कि जो आज की कास्ट सिस्टम है उसका कभी भी वर्ण सिस्टम से कंपैरिजन किया ही नहीं जाता। ये दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। इसके अलावा कहा जाता था, जो स्पेशली हमारे वेदों में है, कि जो ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे और वैश्य होते थे, इनको द्विज कहते थे, यानी जिनका 2 बार जन्म होता है। लेकिन शूद्र जाति के लिए ऐसा कुछ नहीं था। इवन शूद्र जाति का जो हमें एक इंट्रो है बहुत अच्छे से जो डिफाइन किया गया है, वो हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में
फुल डिटेल में मिल जाता है कि कैसे ये 3 वर्गों की सेवा करता है। और पोस्ट वैदिक आते आते शूद्रों के जो थी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। यही रीजन था कि जो हमारा वैदिक धर्म था वो अपने डिक्लाइन की तरफ था, अपने पतन की तरफ था, और जैनिज्म एंड बौद्धिज्म धर्म तब आए और उन्होंने खुलकर इस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। वो वर्ण व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो एक स्टार्टिंग जो बेस चला था उससे बिल्कुल अपनी चीजें हट गई थी। जो अब आज के टाइम में आप देखो तो कास्टिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन क्या ये वर्ण व्यवस्था के इक्वल था? नहीं, हम इसको बिल्कुल इक्वल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो चीज अलग थी और ये चीज बिल्कुल उसकी जो एक अलग ही छवि बनकर अब अभी हमारे सामने है। तो वर्ण व्यवस्था स्टार्टिंग में अपने वर्ग बेसिस पे बनती थी और बाद में वर्ग बेसिस पे बन गई थी, लेकिन उस समय समाज में केवल 4 ही थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र जाति। ओके, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वहां बताएंगे, इसकी जो खूबियां थी वर्ण सिस्टम की। क्योंकि हम एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं तो उस टाइम इस पे बहुत सारी क्वालिटीज थी। सबसे पहले तो ये था कि जो हमारा पूरा वर्ण सिस्टम था वो सिस्टमैटिक था, यानी कि पूरे सिस्टम में था। जैसे ब्राह्मण पहले, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, मतलब उनकी काबिलियत के अनुसार, उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार उनको डिसाइड किया गया था। हमारी पूरी सोसाइटी को 4 फोल्डर में डिवाइड किया गया ताकि सभी को अपना काम अच्छे से पता हो। जितना भी ये डिवाइडेशन था वो सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही था। देखिए, आपके सेक्रीफाइस और आपके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही आपका धर्म डिसाइड, यानी आपका वर्ण डिसाइड किया जाता था। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है कि वर्ण सिस्टम कभी भी कास्ट सिस्टम नहीं था। जो उसका कंपैरिजन आज कर देते हैं कि वर्ण सिस्टम जो एंशिएंट टाइम पे था वो हमारे ये कास्ट सिस्टम है, नहीं, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल ही अलग था। इनफैक्ट द अनटचेबल्स जो वर्ग थे वो कंसिडर ही नहीं थे, वो वर्ण का कभी पार्ट ही नहीं रहे। अछूत जिसको बोलते हैं हम, वो कभी वर्ण सिस्टम का पार्ट था ही नहीं। हमारे केवल वर्ण में एंशिएंट टाइम में केवल 4 ही थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र जाति। अनटचेबिलिटी हमारे यहाँ नहीं थी। इवन इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये भी है कि जब हम गुप्ता पीरियड में जाते हैं, जब हम गुप्ता पीरियड पढ़ते हैं, तो गुप्त काल में उस समय फायान इंडिया आए थे एंड उन्होंने इंडिया पे पूरा घूमे, वो पूरा इंडिया घूमे और उन्हें पूरा रिसर्च किया। उन्होंने उसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारी कंडीशन देखी एंड सोशल लाइफ को भी उन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। उस टाइम पे भी उन्होंने बताया कि जो हमारी सोसाइटी थी वो 4 में ही डिवाइड थी, जिसमें 4 वर्ण में ही डिसाइड थी, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र था। बट उन्होंने एक और चीज इन्वॉल्व की थी, चांडा। और उन्होंने कहा था कि वो नहीं समझ पाए कि कौन सी कास्ट थी, लेकिन उसको शहर से बाहर रखा जाता था। जो जब एंट्री करते थे शहर में तो वो एक छड़ी लेकर उसको नॉक कर करके एंट्री करते थे, यानी उनका वो वास्तव में अनटचेबिलिटी हमें उस समय देखने को मिलती है, छुआछूत के हम उनको बिल्कुल अपने से अलग रखते थे। लेकिन वो भी फायर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि वो किसी कास्ट का हिस्सा नहीं था, वो किसी वर्ण का हिस्सा नहीं था, वो अलग था। जिसको जो हमारे हिस्टोरिकल जितने भी हैं, जितने भी हमारे इतिहासकार, उन्होंने बताया कि शायद ये वो होते थे जो बहुत बड़ा अपराध करते थे, जिनको समाज, जो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, शायद उनको बाहर रखा गया था। तो ये अनटचेबिलिटी एंशिएंट टाइम में नहीं थी, जो स्पेशली देखने को मिलती है। बट यस, पोस्ट वैदिक आते आते जो हमारी सोसाइटी थी उसने खुद से ही अपना ये ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिया था कि शूद्र जाति सबसे छोटी है, सबसे अलग है, तो मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया, उन्हें किसी भी अनुष्ठान, पूजा पाठ में मना कर दिया गया। तो ये अनटचेबिलिटी जो हमें थोड़ी बहुत देखने को मिलती थी वो शूद्र जाति में ही पोस्ट वैदिक काल में मिलती थी, जिसका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों ने बहुत विरोध किया था। और इसी के कारण जो वैदिक धर्म था वो भी काफी मतलब पीछे पहुंच गया था, जिसका विरोध हुआ। तो ये इसका एक पार्ट नहीं था। अदरवाइज अगर बात की जाए वर्ण सिस्टम की, जो उसकी क्वालिटीज थी वो सबसे पहले तो यही थी, सिस्टमैटिक था। समाज बहुत अच्छे से, समाज को उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई थी कि वो उसको कहाँ स्टैंड करना है। अगर वो ब्राह्मण है तो उनको क्या करना है, क्षत्रिय है तो उनको क्या करना है, वैश्य है तो उनका क्या काम है, एंड शूद्र जाति के हैं तो उनका क्या काम है। पूरे समाज को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया गया था और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। पर्पस ऑफ वर्ण सिस्टम वही
कि इसको जो लाने के पीछे एक रीजन यही था कि सोसाइटी को जो है उसको बेटर बनाया जा सके। एक सोसाइटी को निर्माण में, उसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ी हेल्प होती है उनके लोगों की, क्योंकि समाज में हम ही लोग रहते हैं, हम ही उसका निर्माण कर सकते हैं। यदि हमें अपनी ड्यूटीज पता है, हमें पता है कि हमारा क्या काम है और हमें कैसे करना है, तो वो समाज एक बहुत अच्छी उस पर लीड पे जाते हैं। प्लस इसमें ये भी जोड़ दिया गया था कि जो समाज में जो आपको ड्यूटीज दी गई है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, यदि आप वो पूरी करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति, मतलब ये एक पर्टिकुलर वर्ड था कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। एंड दिस वुड इवेंचुअली लीड टू पीस, लिबर्टी, फ्रीडम एंड शेयर प्रोस्पेरिटी। मतलब कुल मिलाकर ये जो था, ये हमारी सोसाइटी को ही मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। एंड स्पेशली ये हमें हेल्प करता था मेंटेन करने में, जो सोसाइटी को वर्क, बहुत ज्यादा ये जो वर्ण सिस्टम था बहुत हेल्प करता था, क्योंकि हम लोगों को सबको अपनी हर चीज पता थी, हमें अपनी स्वतंत्रता पता थी, हमें अपना फ्रीडम पता था कि हमें कैसे, हमें हमारी लिबर्टी पता थी, हमें पीस मिल रहा था, शांति मिल रही थी। तो कुल मिलाकर जो पर्पस था वर्ण सिस्टम का वो यही था, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करना और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना। चलिए, जिस वर्ण सिस्टम की हम तब से बात कर रहे हैं, तो उनके कौन से फोर प्रिंसिपल्स थे, उनके कौन से फोर प्रिंसिपल्स के कैटेगरीज थी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है ब्राह्मण। देखिए, सबसे हाईएस्ट पोस्ट, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट थी वो ब्राह्मण की ही होती थी। ब्राह्मण ही सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होते थे उस समय। और इनका जो काम था, ये एक तरह से स्पिरिचुअल से जुड़े होते थे, प्राइस्ट होते थे, पंडित होते थे, ब्राह्मण होते थे जो ज्ञान देते थे, गुरु होते थे। एंड सबसे बड़ी चीज है कि इनको समाज में सबसे बड़ा स्थान प्राप्त था, सबसे ऊपर। ये कहीं भी जो जिनकी एक ब्राह्मण वुमेन जो थी वो मैरी कर सकती थी ब्राह्मण मैन से ही, ठीक है। और इसके अलावा अगर कहीं कहीं कुछ कुछ हमें देखने को मिलता था तो क्षत्रियों में भी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। और इसके अलावा शी इज गिविंग इनफ फ्रीडम टू मैरी अ मैन टू हर चॉइस, ये भी इसमें सबसे बड़ा मेन पॉइंट था। सेकंड पोजीशन पे आता था क्षत्रिय। क्षत्रिय जो होता था वो सेकंड पोजीशन इन्होंने हायर की हुई थी आफ्टर ब्राह्मण। और ये ज्यादातर वही जैसे बताया था कि ये फाइट ही करते थे, और अपने लिए, हमारे लिए, मतलब जो उस समय के लोग थे उनके लिए फाइट किया करते थे। ज्यादातर इसमें आर्मी एंड जो किंग होते हैं वही इन्वॉल्व हुआ करते थे। इसके अलावा ये जितने भी तीन अन्य वर्ण है और अपना जो वर्ण है उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। क्षत्रियों को की जो थे उनको मैरी करने का राइट था, वो किसी भी वर्ण में शादी कर सकते थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बट हाँ, इतना है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय कभी भी शूद्र जाति में शादी नहीं करते थे। बट यस, क्षत्रिय जो था वो मोस्टली कोशिश करता था कि वो ब्राह्मण की ही लड़की से शादी करे, क्योंकि अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। कई कई जगह ब्राह्मण और क्षत्रियों में एक कंपैरिजन आ जाता है, एक आप कह सकते हो पावर गेम चलता था कि ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर मानते थे, क्षत्रिय अपने आप को मानते थे। तो ये होता था क्योंकि भले ही ब्राह्मण को सबसे बड़ी पोजीशन दी गई थी, लेकिन जो सत्ता थी वो क्षत्रियों के हाथ में थी। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी काम था वो एक राजा देखता था, एक क्षत्रिय देखता था, तो वो जो ईगो प्रॉब्लम थी वो आ जाती थी। थर्ड नंबर पे आता था द वैश्य वर थर्ड इन द टर्म इन हायरकी, उसमें वो ये थर्ड नंबर पे आते थे। तो ये भी अपने अकॉर्डिंग ही सारी काम करते थे, जैसे ये एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, ये फार्मर थे। एंड उसके अलावा इनके अपने खुद के प्रोफेशंस में ये इन्वॉल्व रहते थे, बिजनेस होता था, छोटे छोटे से स्मॉल इंडस्ट्री से लघु उद्योग होते हैं, इनमें भी छोटा छोटा ये काम, सारा का सारा काम यही देखते थे। स्पेशली इनको एक चीज इनके बारे में और कही जाती थी कि राजा जो किंग होते थे, जो बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे, जो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते थे, उसमें वैश्य उनकी हेल्प करते थे। और गिफ्ट देना राजा को, बड़े बड़े प्रोग्राम में फाइनेंशियली हेल्प करना, ये सारा काम इनका होता था। वैश्य की जो महिलाएं थी उनको भी फ्रीडम थी, वो अपने हस्बैंड के साथ, कहते हैं ना, कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। वो उनके साथ बिजनेस करने की पूरी तरह से फ्रीडम थी। इसके अलावा वो किसी भी कास्ट में, किसी भी वर्ण में शादी कर सकती थी, लेकिन ज्यादातर जो हमें देखने को मिला है वो शूद्र में ये इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। शूद्र जाति में कोई भी, मतलब ऊपर के तीन वर्ग की मैं बात करती हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो शूद्र जाति में शादियां नहीं करते। लास्ट, जो लास्ट पोजीशन थी वो शूद्र जाति को दी गई थी। इनका मेन टास्क यही था कि जितने भी थ्री वर्ण है उनके लिए परफॉर्म करना, उनके लिए काम करना। सारे रिचुअल्स वगैरह सब इनके लिए, कोई बाउंडेशन नहीं थी। स्टार्टिंग की यदि बात की जाए तो उनको हर चीज की फ्रीडम थी, अपनी बात कहने की, अपना काम करने की। और अगर इनमें लगता था कि इनमें कुछ आप कह सकते हो कि इनमें एक
काम करने की इच्छा है तो वो उस हिसाब से अपने आप को आगे भी बढ़ा सकते थे। ये ज्यादातर जो शूद्र जाति के लोग थे, ये जो फार्मर के साथ एज अ वर्कर काम किया करते थे, शॉप पे काम किया करते थे। द शूद्र वुमेन कुड मैरी अ मेल फ्रॉम एनी वर्ण, बट जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी ऐसे शादियां होती नहीं थी, लेकिन जो उसके मैन थे उनको कहीं और शादी करने का राइट नहीं था। उनका मानना ये था कि शूद्र जाति से है तो अगर ये शूद्र जाति में ही शादी करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो कुल मिलाकर ये 4 वर्ण थे। ब्राह्मण जो सबसे श्रेष्ठ थे, जिसमें पंडित, गुरु, ब्राह्मण आते थे, जो ज्ञानी होते थे, ऋषि, सारे इसमें ही आते थे। सेकेंड नंबर पे होते थे आपके क्षत्रिय, जैसे राजा, उसके सेना इसमें ही शामिल थे। वैश्य होते थे जो व्यापार करते थे, मर्चेंट। इसके अलावा शूद्र जाति जो उपयुक्त तीनों वर्गों की सेवा किया करता था। तो स्टार्टिंग में ये 4 वर्ण थे। जब हम मनुस्मृति में पढ़ते हैं तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग बाय वर्क वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग ही अपना वर्ण डिसाइड करते थे। बट वैदिक काल तक आते आते वैदिक काल में इसकी पिक्चर हमें बिल्कुल डिफरेंट मिलती है। बाय बर्थ, यानी आपका जिस भी वर्ण में आपका बर्थ हुआ है आपका वही वर्ण है। तो काफी सारे चेंजेस आ गए, और आपके अगर चेंजेस की बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट हमें वो वर्ण देखने को मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट कि इस पे क्या रिजल्ट हम निकलते हैं। देखिए, किसी भी समाज को, किसी भी सोसाइटी जो है वो हमसे ही चलती है। एक जो मानव समूह है, मतलब जो ग्रुप है, ह्यूमन ग्रुप है, वो ही हमारी सोसाइटी बनाता है। यदि हर किसी को फ्रीडम दी जाए कि तुम हर कुछ कर सकते हो, तो हर कोई कुछ कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम में आप अगर आज देखें तो हर किसी को कोई भी फ्रीडम है। आज कास्ट कोई मैटर ही नहीं करता हम लोगों के लिए, हम किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे समाज का निर्माण हुआ था तब बहुत जरूरी था कि एक ऐसी व्यवस्था आए जिससे लोगों को सोशली एंड इकोनॉमिकली बिल्कुल अच्छे से वो अपनी कंडीशन को डिसाइड कर सके कि उन्हें कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो उस समय के लिए, एंशिएंट टाइम के लिए वर्ण व्यवस्था बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन आज के टाइम की अगर बात की जाए तो उसका कंपैरिजन करना वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल गलत होगा। वर्ण व्यवस्था बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, एंड जाति जो कास्ट सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। तो आई थिंक आप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, होप सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।